बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सियासत और सियासतदानों से नफ़रत क्यों। ऑन दी होल ये कौम सियासत से भी नफ़रत करती है और सियासतदानों से भी नफ़रत करती है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने रात को खुदकश हमला किया है, न सिर्फ आले शरीफ पे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट पे भी। और इसके अलावा एक पीटीआई की जो है वो सीट कम हुई है और पीटीआई का एक रुकन फतह हुआ है, उस पर बड़ी जश्न और बड़ी खुशी का समा है। ये भी आपसे डिस्कस करूंगा। आपने सुना होगा हमारे बारे में प्रोपेगेंडा किया गया गैर मुस्लिमों की तरफ से कि जी इन्होंने इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैलाया, लेकिन जब हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सच्चाई थी, ये दयानत थी और ख़ासकर ये इंसाफ था कि लोगों ने खुद ब खुद इस्लाम कबूल किया, उनका किरदार देखकर लोगों का। अब जब हम सियासत में सियासतदानों का किरदार देखते हैं, जिस तरह यानी वेरी सॉरी टू से कि हमारे उलमा का किरदार देखकर मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो है वो दीन की तरफ आ रहा है, बल्कि दीन से मुतनफ़िर हो रहा है। रोज़ाना आप सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखते होंगे कि कोई पीर क्या कर रहा है, कोई पीर क्या कर रहा है, कोई मौलवी क्या कर रहा है, यानी आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने नई नस्ल को बहुत ज़्यादा जो है वो लागर्ज कर दिया है, बेनियाज कर दिया है कि वो इन चक्रों में पड़ते ही नहीं हैं। इसलिए आप इलेक्शन में देखते हैं कि जो टर्न आउट होता है वो बड़ी मुश्किल से 40% या 45% होता है। बल्कि ये सियासतदान, जबकि ये सियासतदान ये बैरूनी दुनिया में वो बड़े काबिल इज़्ज़त होते हैं। वो सर विंस्टन चर्चिल हों, वो इब्राहम लिंकन हों, वो जस्टिन ट्रूडो हों, वो टोनी ब्लेयर हों, वो बिल क्लिंटन हों, इनके नाम जो है वो बड़े अदब के साथ लिए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुसलमानों के लिए उनकी पॉलिसियाँ कैसी थी, तो वो मुसलमानों के लीडर नहीं थे, ये बात ज़हन में रखें। उन्होंने अपने मुल्कों के लिए क्या किया, उसकी वजह से वो लोगों में पॉपुलर थे, लोग उनकी जो है वो इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करते थे। बहरहाल इस पे आज आपके सामने कुछ अर्ज़ करूँगा कि सियासत और सियासतदानों से नफ़रत क्यों। तो ये आपने खुद देखना है कि हमारी जो है वो क्या मजबूरी है या क्या वजह है। आम तासुर ये है कि मुझे सियासत और सियासतदानों से नफ़रत है। ये बिल्कुल गलत है कि असूलन ये अहम तरीन पेशा और आला तरीन लोग हैं। हर प्रोफेशन की इंतहा होती है और सियासत की इंतहा गवर्नेंस है। यानी हमने सियासतदानों को क्या करना है, गवर्नेंस आपके सामने है, जो खालिक व मालिक व राज़ के कायनात की तरफ से इंसान के लिए सबसे बड़ा इनाम है। और इस इनाम का दूसरा रुख ये कि बहुत ही मुश्किल इम्तिहान भी होता है, बहुत मुश्किल इम्तिहान। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ऐलान किया गया उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिलाफत का तो उनको दौरा पड़ गया था और 36 साल के उस खलीफा को 2 बंदे कंधे से लगाकर मिंबर तक लेकर गए थे, क्योंकि इम्तिहान इतना बड़ा होता है। फुरात के किनारे अगर प्यासा कुत्ता भी मर गया। दूसरा गलत तासुर ये कि मुझे जमहूरियत से चिढ़ है, ये भी बिल्कुल गलत। जैसे नापाक दूध से साफ पाक पानी बहुत बेहतर है, इसी तरह गलीज तरीन जमहूरियत से कुछ भी बेहतर नहीं है, चाहे बादशाहत हो और आमरीत हो। यानी जहाँ पे बादशाहत है वहाँ पे आप देख लें, जहाँ पे आमरीत है। खैर इस वक्त तो पाकिस्तान भी उसी की लपेट में है, लेकिन असल सवाल वही है कि सियासतदानों से नफ़रत क्यों। अव्वल ये कि सियासतदान ही वो वाहिद मखलूक है जो अवाम के कंधे इस्तेमाल करते हैं। बेसिक जो इख्तलाफ है कि ये सियासतदान अवाम के कंधे इस्तेमाल करते हैं, उनके पल्ले अवामी एतबार के अलावा और कुछ होता ही नहीं। और क्या होता है उनमें, अवामी एतबार ही होता है। ये जो अपना अवामी एतबार खो चुके हैं, इन पे अवाम एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? मुल्क क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इन पे अवाम को एतबार नहीं है।
ये जीते ही नहीं है, लोगों ने वोट किसी और को दिए हैं और हुकूमत इन्होंने बना ली है। ये वो अवामी एतबार होता है जी, तो इनके पल्ले कुछ भी नहीं होता, कुछ होते ही नहीं। सो जब ये अवाम के साथ हाथ करते हैं तो जाहिर है रद्द अमल में शिद्दत और तरक्की होती है। हर दफा हाथ करते हैं अवाम के साथ। इलेक्शन से पहले इनका मिलना जुलना देखें और इलेक्शन के बाद जरा इनके डेरे पे जाएं, इनके दफ्तर में जाएं, आपको पता चल जाएगा। इससे भी बढ़कर ये कि सियासत क्या, किसी भी पेशे में अगर भारी तरीन अक्सरियत 2 नंबर लोगों की हो जाए, अच्छे लोग आटे में नमक से भी कम रह जाएं, तो पूरे का पूरा पेशा बदनाम और बुरी तरह राइट ऑफ हो जाएगा। खाली सियासत नहीं, कोई भी पेशा है उसमें अक्सरियत 2 नंबरों की हो, उसमें अक्सरियत चोरों की हो, तो वो फिर जो है वो मनहसूल पेशा वो कैसा हो जाता है। उसके बारे में आप क्या, पुलिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? पुलिस के बारे में, सरकारी अस्पतालों के बारे में आपका क्या ख्याल है? किसी भी सरकारी दफ्तर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अक्सरियत वो लोगों को तंग करती है और वहां पे आपको कोई हंसता हुआ चेहरा मिल जाए तो आप बाग हो जाते हैं, क्योंकि आपको बताया है कि वो दफ्तर में आने की तनख्वाह लेते हैं और लोगों के काम करने की रिश्वत लेते हैं। तो अक्सरियत, फिर इस पुलिस का क्या नाम है? पुलिस को लोग किस तरह याद करते हैं? वही हाल सियासतदानों का है, अक्सरियत जी। मैं जाती तौर पर आज भी जब सियासत और सियासतदानों के बारे कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट देता हूं तो दिल दुखता है, लेकिन क्या करूं, इनकी भारी तरीन अक्सरियत ही अजीब सी है। हर पेशे में अच्छे बुरे, अहल ना अहल लोग होते हैं, लेकिन फैसला इस तनाजुर में होता है कि भारी तरीन अक्सरियत किस किस्म की है। हमारी सियासत में भी कुछ लोग बहुत अच्छे और बावकार हैं, और ये किसी एक पार्टी के साथ मखसूस नहीं बल्कि हर सियासी पार्टी में पाए जाते हैं। लेकिन अफसोस इन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। अफसोस इस बात का है कि वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जी, और इसीलिए सियासत और सियासतदान बदनाम हैं। और बजाय इसके कि बतौर कम्युनिटी ये अपने रवैयों पर नजरसानी करें, ये लोग अपना इमेज बेहतर करने के लिए थोड़ा सा तकल्लुफ और थोड़ी सी तकलीफ करने के भी रवादार नहीं, क्योंकि जानते हैं कि अगली बार फिर मुंतखिब होकर आ जाएंगे। ये जानते हैं, बजाय इसके कि अपने रवैये बेहतर करें, ये कहते हैं नहीं हमारे बाप दादे की सीट है। देख लें पंजाब में, खासकर जनूबी पंजाब में, इंटीरियर सिंध में पीर वडेरे जागीरदार शाह कि जी हम फिर मुंतखिब होकर आ जाएंगे, अगर सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से। और इस अंधे एतमाद की वजह उनकी परफॉर्मेंस नहीं, महरूम और मजलूम अवाम की वो मजबूरियां और मफादात होते हैं जो इन्हीं लोगों के पैदा करता हैं। ये लोगों को इस काबिल ही नहीं छोड़ते कि लोग सोचें, इन्हीं की पैदा करता है कि लोग सोचें और किसी अच्छे बंदे को वोट दें जी। इन्हीं लोगों की पैदा करते हैं ताकि बवक्त जरूरत इनका बेरहमाना इस्तेमाल किया जा सके, और ये जरूरत इसलिए पैदा करते हैं कि वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकें। यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि अवामी नुमाइंदे अवाम के वोट लेकर नहीं छीन कर आते हैं, छीन कर। अभी किस तरह आए हैं? छीन कर नहीं आए, लेकर आए हैं। आपने तबसरा खुद कर देना है जी। अवाम को जूते की नोक पर रखने का हर वक्त मुजाहरा करते हैं, यानी ये जो लेकर नहीं छीन कर आते हैं ये वोट। लिहाजा अवाम से इनको कोई परवाह नहीं है। अवाम की ये परवाह तब करते कि इनको डर और खौफ होता कि जी अगली दफा ये अवाम इनको वाड़ देगी, लेकिन उनको पता है कि वो आरओस के साथ मिल जाएंगे, वो जिली इंतजामिया के साथ मिल जाएंगे, वरना एस्टेब्लिशमेंट तो है ही है। अब अगली बात पे चलते हैं। रात को ख्वाजा आसिफ, मैं हैरान हूं कि वजारत दिफा के लिए ये बंदा ही मिलता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को।
یہ پی ڈی ایم کے کت خانے میں بھی وزیر دفاع تھا، اب پھر وزیر دفاع ہے۔ آپ اندازہ کریں 2018 میں عمران خان کی حکومت بنی، اگست ستمبر میں حکومت بنی تھی 2018 میں۔ رات کو جناب نے انکشاف کیا ہے کہ باجوہ کے سسر کے گھر وہ منافق، وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید آیا اور مجھے بلوایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ ہم عمران خان سے تنگ ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہم غیر جانبدار ہیں، ہم پہ بات نہ کی جائے۔ یعنی ستمبر 2018 میں حکومت بن رہی ہے اور اپریل 2019 میں ان کی بواسیر جو ہے نا چمک اٹھی، فیض حمید کی اور باجوہ کی۔ یہ سب سے پہلے سسر کا ذکر کیا تھا ارشد شریف نے، کیونکہ آپ ارشد شریف کو پھر جانتے تھے کہ وہ کس قسم کا جرنلزم کرتے تھے اور کس پائے کے صحافی تھے۔ تو یہ سب سے پہلے سسر کا ذکر، کیونکہ اس کا باجوہ کا سسر وہ بون آف کنٹینشن ہے، وہ فساد کی جڑ رہا باجوہ کے 6 سالوں میں، اور جتنے فائدے اس نے اٹھائے اور جتنے فائدے اس نے لوگوں کو دلوائے وہ کبھی تاریخ لکھی جائے گی۔ جو اس کا سسر تھا باجوہ کا، تو بہرحال باجوہ کے سسر کے گھر بلوایا گیا کہ ہمیں کہا گیا کہ پہلے آپ پنجاب حکومت لے لیں، اس کے بعد آپ کو ہم وفاقی حکومت دیں گے، کیونکہ اب ہم عمران خان سے تنگ ہیں۔ یہ ایک ادارہ ہے، یہ سرکاری ملازم ہیں، یہ وزیر اعظم کے ماتحت ایک ادارہ ہے پاکستان کا، اور یہ تنگ ہیں جی۔ یعنی اس نے قوم نے اس کو ووٹ دیے، بلکہ آر ٹی ایس کے ذریعے تم لوگوں نے اس کی 20 سے 25 سیٹیں بھی کم کی۔ یہ تو تاریخ بتائے گی نا، یہ تو کہتے تھے آر ٹی ایس میں سیٹیں دلوائی گئی، بلکہ آر ٹی ایس میں سیٹیں کم کی گئی تاکہ عمران ایم کیو ایم کا محتاج ہو، عمران باب والوں کا محتاج ہو، عمران اس کا اختر مینگل کا محتاج ہو۔ آر ٹی ایس میں تو سیٹیں کم کی گئی عمران خان کی، اور پھر آپ دیکھ بھی لیں کہ جی اس میں اگست 2018 میں حکومت بن رہی ہے اور 2019 میں پھر آپ پروپیگنڈے کا لیول چیک کریں۔ فیض حمید کو کیا کہا جاتا تھا کہ عمران خان فیض حمید کو نا آرمی چیف بنانا چاہتا ہے، اور فیض حمید کیا گل کھلا رہا تھا۔ یعنی 7-8 مہینے بعد وہ پہنچ گیا جو ہے نا وہ باجوہ کے سسر کے گھر، اور خواجہ آصف، کیونکہ خواجہ آصف شروع سے مالشیا ہے، پالشیا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی رات کو 12 بجے اس نے باجوہ کو فون کیا تھا 2018 میں کہ عثمان ڈار مجھ سے جیت رہا ہے، تو باجوہ نے اس کو جتوایا تھا، ورنہ عثمان ڈار نے بھی اس کو ہرا دیا تھا۔ ایک دفعہ عثمان ڈار کی ماں نے اس کو ہرا دیا، پھر اس کو جتوا دیا گیا، کیونکہ جتنی مالش اور پالش یہ شخص کرتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں کرتا۔ خیر اب تو سارے نون لیگ والے کرتے ہیں، یعنی ایک بھائی ایک بوٹ پالش کر رہا ہے، دوسرا بھائی دوسرا بوٹ پالش کر رہا ہے، اور بیٹی کندھے دبا رہی ہے، حکومت قائم ہے۔ یعنی 3 بندے ہیں، 3 بندے لگے ہوئے ہیں خدمت پہ، یہ خود وہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہاں گئی وہ اے پولیٹیکل، وہ بابر افتخار کا بیان، اب ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ آپ موجود ہے اس پہ، آپ شاہ زیب خان زادہ کا پروگرام نکال لیں، پھر کہتے ہیں ہم پہ بات ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں آپ غدار ہیں، پھر کہتے ہیں آپ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، پھر کہتے ہیں ادارہ یہ گل کھلا رہا ہے کہ ایک حکومت کو 8 مہینے ہوئے ہیں اور بلوا لیا گیا جی کہ ہم تنگ ہیں۔ آپ کون ہیں جی آپ تنگ ہیں؟ وہ لوگوں نے دیا، پہلے آپ آر ٹی ایس کے ذریعے آپ نے سیٹیں کم کی، اب آپ تنگ ہیں 6 مہینے بعد۔ آپ پاکستان ہیں، آپ پاکستان سے اوپر ہیں، آپ کوئی خلائی مخلوق ہیں۔ اور پھر ان کی آپ منافقت ملاحظہ کریں، ان کی یعنی ڈیلیں بھی مار رہے تھے، ادھر گجرانوالہ میں گالیاں بھی دے رہے تھے۔ آپ طریقہ چیک کریں، 40 سال کا تجربہ، ضیاء کی تربیت، جنرل جیلانی کی تربیت، گالیاں بھی دے رہے تھے اور انہی کے ساتھ ڈیلیں بھی مار رہے تھے، باپ بیٹی۔ یہ منافقت چیک کریں۔ عبداللہ بن ابی کو قبر میں شرم آئی ہوگی کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ جتنے یہ منافق ہیں، یہ نون لیگ والے۔ یہ ادھر سعد رفیق کہہ رہا تھا کہ عمران خان فیض حمید کو چیف بنا دے گا اور ہم سب کو پھانسی پہ یہ دونوں لٹکا دیں گے، اور فیض حمید ان کو حکومتوں کی آفر کر رہا تھا۔ بتائیں آپ، یعنی اس سے بڑا منافق خاندان پھر سیاست اور سیاستدانوں سے نفرت کیوں نہ ہو کہ گجرانوالہ کے جلسے میں ویڈیو چلا کر باجوے کی اور گالیاں باپ بیٹی دے رہے تھے۔
फैज उमीद को गालियां दे लोगों को दिखाने के लिए। और फिर ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने लंदन में हम पे कुरान पे हाथ रखवाए कि तुम लोग बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट दोगे। डील जो चल रही थी और फिर एक एक पॉइंट पर, डील के एक एक पॉइंट पर अमल हुआ। और पहला पॉइंट यह था कि बाजवा नवाज शरीफ को जेल से निकलवाएगा, कुत्ते का खून दिखाकर, प्लेटलेट्स दिखाकर इसको लंदन भेजेगा। फिर अगली बात आगे आपके सामने वही हुआ जी। अब मार रहा है, घंटे बाद मर जाएगा, 1.5 घंटे बाद मर जाएगा, और उस तरह मुंह बनाकर और निकलवा लिया। बाकर नजफी को फोन खड़काया, उसने 50 रुपए के स्टाम्प पे जो है वो जमानत ले ली, और दुनिया का पहला मुजरिम जो जेल से सीधा इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड में KFC और मैकडोनल्ड और जो है ना कश्ती की सैरें, ये बम फोड़ा है ख्वाजा आसिफ ने। फिर ये कहते हैं हम एपॉलिटिकल हैं, फिर ये कहते हैं हम गैर सियासी हैं। अब क्या हो रहा है मुल्क में? अब ये हो रहा है कि रियाज फतेहाना मुल्क से बाहर हैं। मैं तो वैसे भी ये जो पार्टियां बदलते हैं उन पे लानत भेजता हूं और 3 हरफ भेजता हूं। ये रियाज फतेहाना भी मेरा ख्याल है कोई 18वीं पार्टी में आया है, और वो मुल्क से बाहर उसने जो है ना वो नहीं दिया, जो है बयान हल्फी नहीं दिया PTI के साथ, क्योंकि वो जमा कराना था। जैन कुरैशी ने इस बात की गारंटी भी दे दी है कि यह उससे राब्ता हो गया है। बहरहाल नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, 1 सीट फतह हो गई है PTI की, क्योंकि जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है तो उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की है। 39 बंदे PTI के डिक्लेयर हुए हैं और 41 आज़ाद डिक्लेयर हुए हैं। अब गज़वा हिंद वालों ने नई स्ट्रेटजी बनाई है कि वो जो 41 बंदे आज़ाद हैं उनको तोड़ो, उनको पीपल्स पार्टी में शामिल करो और उनको नून लीग में शामिल करो, ताकि कादी फायदी सा जो कि सबसे बड़ा गारंटर है इस निज़ाम का, कि उसको जो है वो एक्सटेंशन मिले और लोगों को भी एक्सटेंशन मिले। मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। मुल्क दिवालिया हो रहा है। दुनिया का कोई मुल्क, ये ताना देते थे ना इमरान को कि जो है ना इमरान ने तन्हा कर दिया पाकिस्तान को, तन्हा इससे कहते हैं। कभी कोई याद हो इनके, यानी PDM से लेकर आज तक कभी कोई बड़ा बंदा पाकिस्तान आया हो? मोहम्मद बिन सुलेमान किसके दौर में पाकिस्तान आए थे? इसके UAE के वलीद किसके दौर में पाकिस्तान आए थे? तैयब अर्दगान किसके दौर में पाकिस्तान आए थे? आपको याद होगा अच्छी तरह। महातिर मोहम्मद किसके दौर में पाकिस्तान आए थे? ये कह रहे हैं कि जी उसने तन्हा कर दिया। वो बंदा प्यूटन से मिलने गया, वो बंदा डोनाल्ड ट्रंप से, इनको जो है ना वो जो बाइडेन जो है ना संजा भी ना करवाए कि जी मेरा संजा कर दे, नहीं करवाएगा इनसे जितनी इनकी औकात है। लेकिन यहां पे ये फतेह एक जो है ना मंडी बहुद्दीन का वो अगवा है, एक MNA, और एक MNA रियाज फतेहाना के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुल्क से बाहर हैं, उनसे राब्ता कर लिया गया है और उन्होंने हामी भरी है कि वो कुफर और इस्लाम की इस जंग में वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, वो इस्लाम की जंग लड़ेंगे, कुफर के खिलाफ जाएंगे। लिहाजा इस पे नारा तकबीर बनता है। जाहिर है इतना बड़ा किला फतह हो गया जो नहीं हो रहा था, अयूबी से नहीं हुआ, महमूद से नहीं हुआ, इसके अलावा जो है ना तारिक बिन ज़ियाद से नहीं हुआ, इन्होंने कर लिया। ये काम है, और जो करने वाले हैं वो नहीं जी, वो आप जाने याली वो होते रहेंगे। फिर कहते हैं हम पे बात करते हैं। फिर ये ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ ने 2018 में हुकूमत बनी और 2019 में शुरू हो गई बातें कि जी इसको घर भेजो, ये मुल्क तरक्की कर सकता है, यहाँ पे सिविलियंस हुकूमत कर सकते हैं। जहाँ पे ये हालत हो, क्या औकात है एक मेजर जनरल की या लेफ्टिनेंट जनरल की उस बंदे के सामने जिसको 1.5 करोड़ वोट पड़ा हो? लेकिन नहीं, यहाँ चल रहा है। यहाँ पे आप पार्टी तोड़ी जा रही है कि जी हमने एक्सटेंशन दिलवानी है इसको जो है वो कादी फायद ईसा को। मैंने आपको बताया था कि कादी फायद ईसा वो तोता है, आपने फिल्मों में देखा होगा या अलिफ लैला ड्रामों में, कि इस निज़ाम की जान वो कादी फायद ईसा में है। कादी फायद ईसा गया, ये निज़ाम भी गया, लेकिन वो खाइन और वो बददयानत बैठा है तो ये निज़ाम को सत्ते खैरे हैं।
تو بہرحال پی ٹی آئی کا اب تک کا مبینہ طور پہ ایک قلعہ فتح کر لیا گیا ہے، اس پہ لا الہ الا اللہ والا پرچم لہرا دیا گیا ہے، پوری قوم کو مبارک ہو۔ ایک بندہ اغوا ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اس کو بھی دین کی دنیا کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے اعلان کر دے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم نیوٹرل ہیں اور ہم جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں۔ میں نے ویڈیو کو تھوڑا فارمیٹ چینج کیا ہے، جو ٹاپکس تھے ان کو کم کیا ہے، کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جاتی تھی، لیکن اب کوشش کروں گا ویڈیو 2-3 بنا لوں لیکن اس کا دورانیہ کم ہو اور آپ کو لیٹسٹ سچویشن سے آگاہ کروں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔